सुप्रभात साथियों। आपका आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैं राहुल सर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सुबह 7 बजे तमन्ना बैच लेकर मैं उपस्थित होता हूं, इसमें आपका टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है और शाम की 7 बजे वाली कक्षा में हम थियरी बंगाल शैली पे अध्ययन कर रहे हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा था नंदलाल बसु को। तो आइए दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। कहीं अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे छाप के बता सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग विस्तृत सॉल्व करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है, इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्व कराया जा रहा है कि एक प्रकार से आपका पूरा सिलेबस को ध्यान में रखकर चर्चा पर चर्चा करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हम 1999 का पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली 5 कक्षा लगभग 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उस समय 100 प्रश्न पूछे जाते थे टीजीटी में, तो 100 में से 70 लगभग कर चुके हैं। 30 प्रश्न और है, 10 आज कर लेंगे, 10-15 कल कर लेंगे, फिर हम अगले पेपर पे आ जाएंगे। चूंकि कम प्रश्न इसलिए हम लेकर आते हैं ताकि उनका विस्तृत व्याख्या करने में ज्यादा समय लगे, हम पूरा समय दे पाए। ये नहीं कि पेपर का क्वेश्चन पढ़े और आंसर दिए, चलो भैया ये वाला सही है, दूसरा वाला सही है, हटो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत हमको विस्तृत जानकारी भी चाहिए इसके माध्यम से, और एक नेचर भी हमको समझ में आना चाहिए कि पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है, कैसे प्रश्न आता है। तो इस तमन्ना बैच में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ गया है, जिसका उत्तर आपको एकदम कमेंट सेक्शन में छाप के बता देना है कौन सा उत्तर इसका सही होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि आपको लगे, आप एकदम बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, एकदम कमेंट सेक्शन में भर सकते हैं। अच्छा, क्लास को आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे नए भाई हैं, जो पुराने भाई शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और नए भाई जो हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें भी एक अच्छी ऊर्जा मिलती रहे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम कक्षाएं ला सकें, दे सके आपको। चूंकि कक्षाएं पूर्णतः दोनों कक्षाएं शाम वाली थियरी की और ये प्रैक्टिस सेट की दोनों कक्षाएं पूर्णतः बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाती हैं। दोस्तों आइएगा, देखिएगा। अच्छा, निःशुल्क नाम पे ही ना समझ लियो कि भैया इसे हवा में चल रहा है। चैलेंज हम मारते हैं, हमारा चाहे प्रैक्टिस बैच हो प्रीवियस ईयर वाला, चाहे थियरी की क्लास हो, आप कंपेयर कर लो, तुलना कर लो पूरे यूट्यूब के किसी भी चैनल से। इतनी सी कमी अगर किसी और अन्य जो बहुत लेवल के आप समझते होंगे, अगर किसी अध्यापक को उससे इतना सा कम आ गया, बताइएगा उससे इतना ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म। ये जो वीनस का जन्म नामक चित्र है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस चित्र है, वह किस चित्रकार का है? इसकी चित्रकारी किस कलाकार, किस चित्रकार ने की है? पहला विकल्प आपके सामने है कि बोत्तिचेल्ली है, बोत्तिचेली है, रेफिल है भैया नाम गलत लिखा, रूबेंस है, वांडेर वाइडन है। कौन है? आपको एकदम कमेंट सेक्शन में छाप के बता देना है कि इस वाले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों, प्रमुख विख्यात चित्र हमने बताया था उस क्लास में कि ये जो वीनस के जन्म का चित्र है, यह चित्र आपके बोत्तिचेली महाराज ने चित्रित करने का काम किया है। यानी विकल्प नंबर 1 पहला ही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ और भी समझने की जरूरत होगी वहां हम कुछ और भी समझेंगे और भी ज्यादा व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपके पास दूसरा प्रश्न मैं लेकर उपस्थित हूं। इंग्लिश भूदृश्य के चित्रकार हैं। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। इंग्लिश भूदृश्य के
चित्रकार हैं कौन है? क्या रोनाल्ड्स है, क्या जॉन ओपी है, क्या टर्नर है या रेम्ब्राट है? माफ करिएगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर एकदम कमेंट सेक्शन में छाप के बता दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि आप सब कुछ जानते हैं। परीक्षा में ज्यादा समय अब रह नहीं गया है। आप सब कुछ जानते हैं, मैच्योर हैं, बहुत अनुभवशील प्राणी हैं। आपसे ज्यादा तो कोई जनबे नहीं करता, बस थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। वही लापरवाही को आप लोग सावधानी से इस पर ध्यान दीजिए कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार, मतलब जो इंग्लिश भूदृश्य है, इसके चित्रकार, इस चित्र की रचना किसने की थी? क्या भैया रोनाल्ड्स ने की थी, जॉन ओपी ने की थी, टर्नर महोदय ने की थी या रेम्ब्राट ने की थी? दोस्तों इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो। हाँ नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, विकल्प नंबर 3 टर्नर। कौन है? टर्नर। यही विकल्प नंबर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश भूदृश्य के चित्रकार टर्नर महोदय हैं। इंग्लिश भूदृश्य के चित्रकार कौन है? टर्नर महोदय हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा भैया हो। बात ये है कि है देखा, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चिड़ैया है ट्विटर वाली, ये सब कुछ कह रहा है आपको, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कि हमारे सभी प्रिय अभ्यर्थी इस चैनल को, इस क्लास को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, जहां मन कहा तहां शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये बार बार आपसे कह रहे हैं, आपका दायित्व है करना। आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख मुख्य लक्ष्य क्या है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए। क्या इसका लक्ष्य हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना है, या आंखों को सुंदर लगना है, या इंद्रियों का संतुष्ट करना है, या जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना है? क्या लक्ष्य है? भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य आखिर है क्या? दोस्तों इसका विकल्प नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया हो, चित्रकला का लक्ष्य यही है हमारे भारतीय चिंतन के अनुसार कि चित्रकला या कोई भी कला ऐसी होनी चाहिए जो ना कि केवल हमारी व्यक्तिगत आंखों को सुंदर लगे, ना कि जनजीवन की समस्याओं को केवल प्रस्तुत करे, भाई ये भी जरूरी है, लेकिन केवल इसी को प्रस्तुत करे न। इंद्रियों का संतुष्ट करना, हमारी कोई इंद्री संतुष्ट होती हो, ऐसा भी नहीं है। इसका मूल लक्ष्य ही यही है कि हमारे हृदय की अनंत गहराइयों में, हृदय की अनंत गहराइयों को वह कला, वह चित्रकला देखने के बाद ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो, ऐसा अनुभूति हो, जैसे आप सड़क पर जाते हैं, कोई प्यारी सी चीज आपने जाते हुए देख लिया, उसको देखने के बाद आपके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, दिल में, दिमाग में, हर जगह उसका एक प्रतिबिंब बन जाए, आप 2 मिनट के लिए उसी में खो जाए और आपका हृदय एकदम अनंत गहराइयों तक जाकर ये लंबा सुकून प्रदान करे। अर्थात कहने का मतलब यह है, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, जो हमारे हृदय को पूर्णतः आनंद से भर दे, वही भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि नाट्य शास्त्र
सबसे पहले तो कमेंट में आपको बताना है यह कृति किसकी है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आखिरकार है कौन। सब कोई जानता होगा, जो नहीं जानता होगा कमेंट करेगा, और जो जानता होगा वो पहले करेगा। भरत ने, ओहो यही तो लिखा है भाई, भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन अर्थात वर्णन या उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है, वर्णन किया है। क्या 42, 36, 39 49 या 45। तो दोस्तों इस विकल्प का एकदम सटीक उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा 49 यानी 49, जिसमें 8 अस्थाई भाव रखे गए हैं। अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव, सात्विक भाव को रखा गया है, और 33 संचारी भावों को भरत मुनि ने रखा है, जिसकी कुल संख्या 49 यानी कि 49 बताई गई है। आइएगा इस प्रश्न का उत्तर तो तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही हो गया। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, और ये कसम खुदा की क्या प्रश्न है, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। बहुत इत्मीनान से एकदम कमेंट सेक्शन को छाप दीजिए, छाप कर बता दीजिए कि 3 संगीतज्ञ किसी की प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्या यह पिकासो की है, माइकल एंजेलो की है, नंदलाल बसु, या इनमें से कोई नहीं। किसकी है ये 3 संगीतज्ञ नामक कृति के रचयिता, यह पेंटिंग है किसकी, यही आपको बताना है मेरे प्यारे भाइयों। तो दोस्तों यह 3 संगीतज्ञ पेंटिंग जो है, यह विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिकासो महोदय का। पिकासो महोदय का, पिकासो का जन्म स्पेन के, इनका जन्म स्पेन के मलागा में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्पेन के मलागा में पिकासो जी का जन्म हुआ था। इनके जीवन का लगभग कुछ काल ऐसा है 1905 से लेकर 1922 ईस्वी तक का। इसके जीवन के इस काल को 1905 से 1922 के बीच के काल को गुलाबी काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाबी काल कहा जाता है। इसलिए गुलाबी काल कहा जाता है कि इस दौरान 1905 से लेकर 1922 के मध्य पिकासो महाराज, जिनका जन्म पेरिस के मलागे में हुआ था, इन्होंने 1905 और 1922 के मध्य जो चित्रकारी करने का कार्य किया, उसमें प्रधानतः मुख्यतः ज्यादातर गुलाबी रंग के ही रंग का प्रयोग किया। इसीलिए इनके इस कालखंड को गुलाबी काल कहा जाता है। इस प्रश्न का 3 संगीतज्ञ का पेंटिंग जो है, 3 संगीतज्ञ, इसके रचयिता पिकासो हैं। बड़ी ही प्यारी पेंटिंग है। इसी प्रश्न में पूछा था गुएर्निका, इसी 1999 वाले पेपर में ही पूछा था गुएर्निका। गुएर्निका भी इन्हीं की कृति है। भांड का गांव, भांड का गांव भी इन्हीं, गांव नहीं परिवार, क्या है, भांड का परिवार, गुएर्निका, 3 संगीतज्ञ, स्त्री करने वाली, स्त्री करने वाली, ये जो प्रमुख चित्र हैं, पेंटिंग है, चाहे गुएर्निका हो, 3 संगीतज्ञ हो, भांड का परिवार हो, स्त्री करने वाली हो, सब के रचयिता कौन है, किसकी पेंटिंग है,
पिकासो महाराज की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारी बात आपको बहुत प्यारे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, देखिए तो, या कितना प्यारा क्वेश्चन यह भी है। देखिए कि मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। लगभग 40 से 50% प्रश्न रिपीटेड होते हैं परीक्षा में। उसमें जो गलती करेगा, रिपीटेड प्रश्न में जो गलती करेगा वो सिलेक्शन से दूर होगा। रिपीटेड प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कुछ प्रश्न मॉडरेट आते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। कुछ प्रश्न थोड़ा सा नए और कठिन होते हैं, उनमें से जो कुछ कर ले गया वो झंडा गाड़ देगा। बाकी सब तालियां बजाएंगे, उनके सिलेक्शन में बधाइयां देते फिरेंगे, और कुछ नहीं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रहा है कि कला वाले करेंगे का, कहीं जो प्राविधिक कला वाले हैं कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। काल एकदम पूरे यूट्यूबर पूरी एकदम प्रदेश में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। भैया हो, ई वाली परीक्षा में तो बटबे किया सब जनी, ई वाली परीक्षा में मेहनत करा। और कहीं राजकीय विद्यालय के लिए अहर्ता योग्यता निर्धारित की गई नियमावली आई है, जो कि LTGIC प्रवक्ता के लिए है। उसमें आपको BFA होना चाहिए, PhD देना है तो MFA होना चाहिए, TGT देना है तो BFA के साथ साथ आपको B.Ed होना चाहिए। नहीं BFA किए हैं, BA किए हैं तो फाइन आर्ट BA में होना चाहिए, प्लस B.Ed होना चाहिए। अभी इसमें ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आयोग जब नियमावली बनाएगा तो लोक सेवा आयोग की जो शर्तें रखी गई हैं, उनका जो नियम अपनाया गया है उनके द्वारा, उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आने वाली विज्ञप्ति में कला वाले प्राविधिक वाले बाहर हो जाएं। अभी बाहर नहीं हुए, अभी बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा जिसमें सबसे आगे हम ही लोग रहेंगे। तो घबराओ नहीं, जो है बढ़िया पढ़ते रहो, सिलेक्शन ले, हटाओ बवाल, खत्म करो। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत में, किस क्षेत्र में, किस राज्य में, मतलब किस राज्य से, किस प्रांत से संबंधित है। क्या बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, या हरियाणा से है, इसका उत्तर आपको बता देना है भैया। तो आप देखेंगे कि बिहार में एक जिला है दरभंगा, एक जिला है मधुबनी। बिहार में एक जिला है दरभंगा और एक है मधुबनी। ये जो दरभंगा और मधुबनी वाला क्षेत्र है, जिला है बिहार का, यहाँ पर एक विशेष शैली विकसित हुई जिसे मधुबनी शैली या मिथिला शैली कहा जाता है। मिथिला शैली ये मिथिलांचल क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसको मिथिला शैली भी कह दिया जाता है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जो कि आपका सबसे सही उत्तर है, बिहार वाले प्रांत में। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन सत्तारूढ़ होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था। जब हम मुगल कालीन चित्रकला का अध्ययन थ्योरी की क्लास में कर रहे थे, जो हमारा भाई बहन उस क्लास को पढ़ा होगा, उसका तो उत्तर खटाक दे कमेंट सेक्शन में छप जाना चाहिए। कौन है भाई, कौन है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन या सत्तारूढ़ होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित करने का कार्य किया। क्या वह मंसूर था, दसवंत था, मधु था, या अबुल हसन था। दोस्तों उत्तर तो बिल्कुल आपका विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, अबुल हसन। ये जो मंसूर था, ये तो भैया इसकी अच्छा एक खूबी थी, ये पशु पक्षियों के चित्रण करने में एकदम सिद्ध हस्त था। कौन?
मंसूर। लेकिन जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है उस समय दरबार सहित चित्र बनाने का काम अबुल हसन ने किया था और नादिर उज जमा की उपाधि भी इस अबुल हसन को इसी जहांगीर के द्वारा दिया गया था। क्या? नादिर उज जमा। ये जो नादिर उज जमा की उपाधि थी अबुल हसन को दी गई थी, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। आइएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। मुख्य स्थल बताना है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? ध्यान से बताइएगा। जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या कोटा है? दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर उदयपुर होगा, विकल्प नंबर 3। इसमें बहुत कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल ही उदयपुर रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सांझी कला, सांझी कला किस पर की जाती है? क्या वह कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या कपड़े पर की जाती है? तो सांझी कला दोस्तों किस पर की जाती है यही बताना है। देखिए यह जो सांझी कला है, यह जो सांझी कला है, यह मथुरा की लोक कला है। कहाँ की लोक कला है? मथुरा की लोक कला है। कौन? यह सांझी कला। और यह भूमि पर ही की जाती है, यानी विकल्प नंबर बी यानी दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को लास्ट में कमेंट सेक्शन में छाप कर यह भी बताना है कि कितने में से कितना आपका प्रश्न सही हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तंजावुर चित्रकला जो कि तमिलनाडु का है, इसका मुख्य विषय क्या रहा है? क्या इसका मुख्य विषय तंजावुर चित्रकला का ग्रामीण जीवन का चित्रण है, त्योहारों का चित्रण है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है या पशु पक्षियों का चित्रण है? तो तंजावुर चित्रकला जो कि तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, उसका मुख्य विषय क्या रहा है यही आपको बताना है। दोस्तों इसका मुख्य विषय, चूंकि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो अधिकतर विषय जो है हिंदू देवी देवताओं के ही रहे हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमें देखना है कि हमें हिंदू देवी देवताओं कहाँ मिल रहे हैं। विकल्प नंबर तीसरे में मिल रहे हैं। विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ही तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय रहा है। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय यही हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ही रहा है, यही सही है। आगे बढ़िएगा। प्रसिद्ध चित्र नीली रानी कसम से बता रहे क्या प्रश्न है भाई, देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है ऐसे प्रश्नों को। बहुत ही प्यारे चित्रकार हैं, बहुत ही नामी चित्रकार हैं, इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। इनका कहना था कि मैं घोड़े बेचता हूं, मैं फिल्में बनाता हूं। कौन? एमएफ हुसैन, एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इन्होंने लगभग 10 से अधिक 12 से अधिक फिल्में भी बनाई हैं। जिनकी पहली ही फिल्म थी थ्रू द आईज ऑफ पेंटिंग्स, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटिंग, नहीं पेंटर है, पेंटिंग नहीं पेंटर, थोड़ा गलती से लिख दिए। चलिए, थ्रू द आईज ऑफ पेंटर इनकी पहली फिल्म है। इन्होंने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण भी किया है। ये कहा करते थे कि मैं घोड़े बेचता हूं, मैं चित्र बनाता हूं, मैं फिल्में बनाता हूं। इनका जन्म दोस्तों महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। किसका जन्म? एमएफ हुसैन का। इनके जन्म में थोड़ा सा विवाद है। कुछ किताबें, कुछ विद्वान 1915 मानते हैं, कुछ 1900
16 मानते हैं। दोस्तों जो बात मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, चूंकि ये बहुत महान चित्रकार हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि इन्होंने 12 से अधिक फिल्में भी बनाई। इन्होंने 1958 में 1958 में ये जो चित्र है नीली रात, नीली रात 1958 में 45 बाई 30 इंच का तैल रंग में एक बहुत ही प्यारा नीली रात नाम का चित्र बनाया था। नीली रात, वाह वाह क्या चित्र है। नीली रात एम.एफ. हुसैन साहब ने 1958 ईस्वी में बनाया था, तैल रंग माध्यम में बनाया था, जिसका आकार शेप और साइज 45 बाई 30 का था, जो कि आपके सामने सब कुछ रख दिया गया है। जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में होता है। पहली फिल्म 12 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर है। इनका जन्म 1915 या 16 में होता है। इसमें थोड़ा सा विवाद है विद्वानों में। जैसे इनकी और भी कुछ कृतियां हैं। लैंप है, मदर टेरेसा है, लैंप है, मदर टेरेसा टेरेसा है, मदर टेरेसा है, साथ ही साथ गांधी है। गांधी के साथ साथ दुपट्टे में 3 औरतें हैं। गांधी, महात्मा गांधी, गांधी के साथ साथ दुपट्टा नहीं, दुपट्टे में 3 औरतें, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। भारत माता, भारत माता का नग्न नग्न तस्वीर बनाया था, जिसके चलते ये बड़े विवादों में रहे। अंततः इन्हें देश निकाला भी हो जाता है, देश से बाहर भेज दिए जाते हैं एम.एफ. हुसैन साहब। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम कल देखेंगे, आगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।